चलिए देखिए, अब तक हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर को कर लिया और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ लास्ट टॉपिक पढ़ा था। अब फर्स्ट ऑर्डर के ही कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है ए गैस गिविंग बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है, अब सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर है बिना बताए, है ना। मैंने मान लिया शुरुआत में ए का प्रेशर कुछ पी नॉट था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये शुरुआत में था तो टाइम टी इज इक्वल टू 0। टाइम टी इज इक्वल टू टी मिनट पर कुछ इसमें से एक्स प्रेशर कम हुआ। अगर ये एक्स कम हुआ तो ये एक्स बनेगा और ये भी एक्स बनेगा। सही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो तुम बोलोगे के टी बराबर हो जाएगा एल एन। शुरुआत में प्रेशर कितना था पी नॉट और बाद में कितना हो गया पी नॉट माइनस एक्स। इतना सही है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम टी पर टोटल प्रेशर कितना था, तुम बोलोगे सर टोटल प्रेशर बराबर था पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल तो पी टी बराबर क्या हो गया पी नॉट प्लस एक्स। अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लूं तो तुम बोलोगे एक्स बराबर हो जाएगा सर पी टी माइनस पी नॉट। इतना सही है। अगर मैं इस एक्स को यहां रख दूं, देखो क्या बनेगा, तुम बोलोगे ये बन जाएगा के टी इज इक्व टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स की जगह क्या रखना है पी टी माइनस पी नॉट। ये हो जाएगा के टी इज इक्व टू एल एन पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस यहां पे पी नॉट क्या है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए और पी टी क्या है टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर टाइम टी। क्लियर है। अच्छा, इसमें और क्या क्या वेरिएशन कर सकता हूं मैं बोल सकता हूं अगर मैं के टी इज इक्व टू यहां पे एल एन ए अपॉन एल एन बी लगा दूं तो क्या बन जाएगा एल एन पी नॉट माइनस एल एन 2 पी नॉट माइनस पी टी। बोलो भाई, सही है। अब तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, तुम इसको लिख सकते हो एल एन 2 पी नॉट माइनस पी टी इज इक्वल्स टू एल एन पी नॉट माइनस के टी। अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं एल एन 2 पी नॉट माइनस पी टी वर्सेस टी का, तो ग्राफ कैसा आएगा तरीके से, यहां पे इंटरसेप्ट क्या होगा एल एन पी नॉट और स्लोप हो जाएगा माइनस के। देखो
अब देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकालूं, ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या थी, a गिविंग b प्लस सी, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे कहूं टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या रिएक्शन पूरी हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बनेगा P नॉट, और ये भी कितना बनेगा P नॉट, सही है। तो इस समय पे टोटल प्रेशर क्या हो गया 2P नॉट, इस टोटल प्रेशर को बोल दे रहा हूं P इनफाइनाइट, यानी कि ये वो प्रेशर है जो कब आया, इनफाइनाइट टाइम पर, और वो कितना था 2P नॉट। क्या मैं यहां से P नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं, P नॉट की वैल्यू हो जाएगी P इनफाइनाइट बाई 2, वहां पुट कर दो फिर से, तो देखो KT बराबर हो जाएगा, P नॉट की जगह रख दे रहा हूं P इनफाइनाइट बाई 2, सही है, ठीक। और अगर मैं बात करूं यहां से P नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो, मतलब इन टर्म्स ऑफ PT निकाल लो, तो ये निकाली थी, x की वैल्यू कितनी है PT माइनस P नॉट, तो यहां पे पुट करोगे तो सेम ही आ जाएगा, है ना, तो P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट, तो अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, KT बराबर P इनफाइनाइट अपॉन 2, और उसके बाद 2P नॉट माइनस, तो ये किसके टर्म में आ गया आपका PT और P इनफाइनाइट। अच्छा, अभी देखो यहां पे एक P नॉट और आ रहा है, क्या इस P नॉट को भी मैं P इनफाइनाइट बाई 2 लिख दूं, तो देखो क्या आ जाएगा, KT इज इक्वल टू ln P इनफाइनाइट अपॉन 2, P नॉट की जगह क्या रख दूंगा P इनफाइनाइट बाई 2 माइनस PT। अगर मैं यहां पे 2 LCM ले लूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 2 PT हो जाएगा, 2P नॉट था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2P इन्फिनिटी है, फिर तो यहीं पे कट गया, ये क्या बन गया, KT इज इक्वल टू ln P इन्फिनिटी अपॉन 2 P इन्फिनिटी माइनस PT। अब ये तीनों एक्सप्रेशन आप लोग मुझे एक दूसरी इक्वेशन के लिए बता दो, ये सारा कुछ गैस होना चाहिए, है ना, चलो इसके लिए निकालो इन टर्म्स ऑफ P नॉट PT, PT P इन्फिनिटी दोनों।
शुरुआत में मान लेंगे पी नॉट, फिर बोलेंगे पी नॉट माइनस एक्स, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3x, और इन्फिनिटी पे बोल दूंगा ये 0, ये बन जाएगा 2p नॉट, और ये बन जाएगा 3p नॉट। तो p इन्फिनिटी हो जाएगा आपका 5p नॉट, है ना टोटल। तो p नॉट आ जाएगा p इन्फिनिटी बाई 5, सही है इतना। और यहां से अगर तुम देखो तो pt आ जाएगा 5x माइनस एक्स, इट इज 4x, पी नॉट प्लस 4x, सही है। यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी pt माइनस पी नॉट अपॉन 4। में कोई डाउट? तो अब अगर तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना है तो पहला एक्सप्रेशन तो तुम ऐसे लिख सकते हो, के टी बराबर एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, ठीक। अब x की जगह अगर तुम pt वाला एक्सप्रेशन रख दो तो ये हो जाएगा के टी इज इक्व टू एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 4। तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4p नॉट और माइनस माइनस प्लस 5p नॉट, और 4p नॉट ऊपर पहुंच जाएगा। तो के टी बराबर हो जाएगा एल एन 4p नॉट अपॉन 5p नॉट माइनस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इंफिनिटी एंड पीटी निकालना हो तो इधर ही आ जाओ, इस एक्सप्रेशन में पी नॉट की जगह क्या रख दो, पी इंफिनिटी बाई 5। यहां पे जब रखोगे तो हो जाएगा पी के टी बराबर एल एन 4/5 पी इंफिनिटी, बोलो, अपॉन 5 इंटू पी इंफिनिटी बाई 5 माइनस पी टी, सही है। ये हो गया कैंसिल, सही है। तो के टी बराबर हो जाएगा एल एन 4p इंफिनिटी अपॉन 5 होल p इंफिनिटी माइनस, इस तरीके से आपसे कोई भी एक्सप्रेशन निकलवाया जा सकता है। अब अगर आपसे एग्जाम में ऐसे एक्सप्रेशन पूछे जाएं तो मैं आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहा हूं, उनको याद कर लो, उनसे निकाल लेना। एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, तो आप ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो। इक्वेशन क्या है, मान लो तुम्हारे पास है अल्फा ए गिविंग एन पी, दोनों गैस हैं। अल्फा क्या है, रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट हैं, और एन क्या है, जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं सबकी स्टोइकियोमेट्री का सम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूं ए गैस गिविंग 2b गैस प्लस 3c गैस, बताओ इसमें एन कितना है, 5, और अल्फा कितना है, 1, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिख दूं
2A गैस गिविंग 5C गैस प्लस 3D गैस। अब बताओ n कितना है? n है 8 और अल्फा कितना है? 2। अगर आपके पास एक्सप्रेशन है अल्फा ए गिविंग एन पी और आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी, तो कैसे निकालोगे? लिखोगे अल्फा के टी इज इक्व टू एल एन एन माइनस अल्फा पी नॉट अपॉन एन पी नॉट माइनस अल्फा पी टी। जैसे अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन को मुझे पी नॉट और पी टी के टर्म में लिख के दिखाओ एक्सप्रेशन, तो तुम बोलोगे अल्फा कितना है इसमें, इस वाली को पूछ रहा हूं, अल्फा कितना है 1 और एन कितना है 5, तो लिखूंगा के टी इज इक्व टू एल एन 5 माइनस 1 दैट इज 4 पी नॉट अपॉन 5 पी नॉट माइनस पी टी। क्या अभी यही आया था? देखो अभी सेम इक्वेशन की है ऊपर, ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ पी इंफिनिटी एंड पी टी, तो बोलोगे अल्फा के टी इज इक्व टू एल एन एन माइनस अल्फा पी इंफिनिटी अपॉन एन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। अब इसमें बोलो एन की वैल्यू 5 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे अगर एक्सप्रेशन लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? के टी इज इक्व टू एल एन 4 पी इंफिनिटी अपॉन 5 पी इंफिनिटी माइनस पी टी। और अगर मुझे पी नॉट पी इंफिनिटी और पी टी तीनों के टर्म में लिखना है तो फॉर्मूला हो जाता है अल्फा के टी एल एन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। तो ये 3 एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से याद रखें, इनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। याद रखना एन और अल्फा गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टोइशियोमेट्री है, सॉलिड या लिक्विड आ जाए तो हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशंस को तुम इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। अच्छा, कई कई किताबों में ये रिवर्स लिखे होते हैं, मतलब पी नॉट माइनस पी इंफिनिटी अपॉन पी टी माइनस पी इंफिनिटी, एक ही बात है। अगर ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? अल्फा के टी बराबर ऑप्टिकल रोटेशन एट इनफाइनाइट माइनस ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अपॉन ऑप्टिकल रोटेशन एट इनफाइनाइट माइनस ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t। डायरेक्ट वैल्यूज दी जाएंगी, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कई किताबों में उल्टा लिखा होता है आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, एक ही बात है, माइनस से माइनस कट जाएगा।
हो गया, क्वेश्चन लिखो। करिए। आ रहा है बी। देखें भाई, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखें।
तो रिएक्शन हो जाएगी N2O5 बनाएगा NO2 प्लस O2। सही है। अब कह रहा है कि आफ्टर 50 मिनट द प्रेशर इनसाइड द वेसल इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 87.5। शुरुआत में कितना था? 50। यहां से कुछ हुआ होगा कम, यहां बना होगा 2x प्लस एक्स बाई 2। तो ये कितना हो गया? पीटी। पीटी हो गया आपका, जो कि दिया है मुझे 87.5, विच विल बी इक्वल टू 50 प्लस एक्स बाई 2। माइनस एक्स प्लस 2x हो गया एक्स, एक्स प्लस एक्स बाई 2 कितना हो गया? 3x बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 37.5, है ना? तो 37.5 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2। और ये काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये 25 हो गया क्या? देखो जरा, यानी कि 50 में से कितना रिएक्ट कर रहा है? 25 रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आधा रिएक्ट कर रहा है ना? इसका मतलब जो 50 मिनट दे रखा है, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल में? टी हाफ हो गया। इतना सही है। अब पूछा है 100 मिनट बाद क्या होगा, तो अगर 50 मिनट में आधा हो गया तो अगले 50 मिनट में फिर इसका आधा हो जाएगा। बोलो भाई। तो 50 से हुआ 25, 25 से हो जाएगा 12.5। तो कितना रिएक्ट कर गया 50 से 12.5 तक? 37.5, 37.5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 37.5, क्योंकि इतना क्या कर गया? रिएक्ट। अब जो पीटी पूछा है मुझसे, तो पीटी की वैल्यू क्या थी? अभी निकाली थी। देखो पीटी क्या हो जाएगा? पीटी हो जाएगा 50 प्लस 3x बाई 2। तो 50 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 37.5। सॉल्व करो, 106.25 विल बी द आंसर। हो गया? चलिए एक और लिखिए। एक रिएक्शन दी है, ए गैस गिविंग 2b गैस प्लस सी गैस। अलग अलग टाइम पे टोटल प्रेशर दिया है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो 0.1, और जब 115 सेकंड हो गए थे तब प्रेशर था 0.28 atm में। आपको के बताना रिएक्शन का। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है।
कितना आएगा? देखो ये रिएक्शन दी है, शुरुआत में प्रेशर कितना है 0.1, बाद में टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.28। तो मुझे नहीं पता कितना रिएक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 0.1 प्लस 2x, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.28। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0.18। देखते रहना, x बराबर कितना हो जाएगा 0.09, है ना। तो बस k निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/t। t कितना है 115 ln, शुरुआत में कितना था 0.1, बाद में हो गया 0.1 माइनस 0.09। सॉल्व करो इसको। आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻²। डन, चलो एक और करो। करो।
कितना आएगा? तो भाई देखो रिएक्शन क्या दिया है, X2 गैस गिविंग Y गैस प्लस हाफ ऑफ Z गैस। शुरुआत में प्रेशर कितना था? 200। क्या कर लो, 200 माइनस x, और x बाई 2, तो टोटल कितना हो गया? 200 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 बराबर 240। तो 200 प्लस एक्स बाई 2 बराबर 240। तो x बराबर आ जाएगा, या x बाई 2 बराबर आ जाएगा 40। तो x बराबर कितना आ गया? 80। सही है। तो क्या पूछा है? कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो यानी कि मुझसे इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, तो शुरुआत में ये कितना था? 0। अब कितना हो गया? x यानी कि 80। तो 80 माइनस 0 अपॉन कितने टाइम में हुआ ये? 10 मिनट में। तो 80 अपॉन 10 यानी कि 8। ये पर मिनट में आ रही है ना, mmHg पर मिनट। Z पूछता तो क्या करता? x बाई 2 माइनस 0 अपॉन 10। क्योंकि जब इंडिविजुअल रेट निकालेंगे तो स्टोइशियोमेट्री से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे यहां करते तो क्या हो जाता? x की वैल्यू कितनी है? 80 है ना, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 80 बाई 10, 8 ही रहता। माइनस का आता मतलब वो क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ना। तो जिस रेट से ये घट रहा है, क्या उसी रेट से ये बढ़ रहा है? लेकिन उसके आधे रेट से ये बढ़ रहा है। तो यहां से भी प्रूफ हो रहा है। क्लियर है? चलो एक और देखो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, A गैस गिविंग 2B गैस प्लस C गैस। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी है एंड 300 केल्विन टेम्परेचर पर। बोल रहा है टोटल प्रेशर ऐसा बोल रहा है टाइम t इज इक्व टू 0 पर प्रेशर था P नॉट, और टाइम t इज इक्व टू T पर प्रेशर हो गया PT। ये टोटल प्रेशर दिया। फिर आगे लिख रहा है इनिशियली A नॉट वॉज प्रेजेंट। ये शुरुआत में A की कंसंट्रेशन कितनी थी? A नॉट। एंड T 1/3 इज द टाइम required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its initial value। सभी गैस को आइडियल मानना है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है।
एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बताइए। एक ऑप्शन तो बड़े आराम से मिल रहा है, कौन सा? डी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, उसका ए नॉट से कोई लेना देना नहीं है। अब इन तीनों को लगाने के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आइए देखो, टाइम t इज इक्व टू 0 पे दिया है पी नॉट, और टाइम t इज इक्व टू टी पे दिया है पी टी, है ना। तो पी नॉट और पी टी के टर्म में निकालना है। एक तो तरीका पूरा डेरिवेशन कर लो, एक तरीका जो भी ट्रिक सिखाई थी उसको लगाओ जरा। एक्सप्रेशन बताना उसके टर्म में कितना आएगा। क्या बोलोगे? के टी बराबर एल एन, बताओ क्या था फॉर्मूला? एन एन पी नॉट एन माइनस अल्फा। एन कितना है?
3 और अल्फा कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 2p0। ठीक है, आगे बोलो। 3p0 माइनस pt। 3p0 माइनस pt जैसा कुछ दिख तो रहा है। तो अगर तुम लोगे तो kt बराबर हो जाएगा ln 2p0 माइनस ln 3p0 माइनस pt। बोलो भाई। तो अगर log ln दिस को प्लस कर लो, को माइनस कर लो, को भी माइनस कर लो, तो क्या यही ग्राफ बनेगा? सही लग रहा है? ये सही है। और ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया नहीं है पी नॉट माइनस पी टी, और आएगा भी नहीं। अब ये t1/3 वाला और देख लेते हैं। तो t1/3 के बारे में उसने मुझे बताया है क्या है। t1/3 is the time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its initial value। यानी कि कितना कम हो गया है? 2/3 कम हो गया है ना। इक्वेशन क्या थी? A गैस गिविंग 2B गैस प्लस C गैस। तो शुरुआत में प्रेशर कितना है? P0। और अब कितना बचा? P0/3, क्योंकि 2P0/3 खत्म हो गया। सही है। तो अगर यहां से 2P0/3 कम हुआ है तो यहां कितना बना होगा? 4P0/3। और यहां कितना बन गया होगा? 2P0/3। सही है इतना। तो अगर तुम KT लिखो तो KT बराबर हो जाएगा तुम्हारा, और ये है KT 1/3 ln P0/P0/3। सही है। P0 से P0 हो जाएगा कैंसिल, ln3 ऊपर जाएगा, तो T1/3 की वैल्यू आ जाएगी ln3/k। ये तो A0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आंसर क्या हो गया? A एंड D। हो गया। एक और देखो।
करी। आएगा 60, 3/2 को डिवाइड भी दे दो। तो वैसे आंसर ठीक है, आंसर है 31.5/1। देखें, सिंगल स्टेप रिएक्शन है यानी कि एलिमेंट्री है, तो रेट बराबर लिखूंगा के ए स्क्वायर इंटू बी, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है ना। अब देखो उसने क्या बोला है, इनिशियल जो रेट आया वो R1 आया, ठीक है, जब A कितना था 1.5 और B कितना था 0.7, ठीक है। अच्छा ये 1.5 था, ये 0.7 था,
थोड़े टाइम बाद देखा गया कि रेट R2 हो गया जब C कितना हो गया 0.5। अच्छा ये उतना ही बना होगा जितना ये रिएक्ट किया होगा, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री 1 है, तो इसका मतलब ये कितना रिएक्ट किया होगा 0.5। तो अब ये कितना बचा होगा 0.2, और ये कितना रिएक्ट किया होगा दुगना, तो एक रिएक्ट कर गया होगा, तो कितना बचा होगा 0.5। तो अब A कितना बचा है 0.5 का स्क्वायर, और B कितना बचा है 0.2। K से K कैंसिल, देख लो भाई R1 अपॉन R2 हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.7, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 7 9 जा 3/2, या बोल लो 31.5 रेशियो। सही है, चलो अब कुछ स्पेशल तरीके से भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं, अब उनको समझो जरा। चाहो तो ऐसे हेडिंग लगा लो, सम स्पेशल पॉइंट्स। देखो एक रिएक्शन उठाते हैं, ए गैस गिविंग बी गैस, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं तो मान लो ये जीरो ऑर्डर है अभी, तो जीरो ऑर्डर है तो हमने इसका रेट लॉ कैसे लिखा था, इंटीग्रेटेड ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, अल्फा की वैल्यू तो 1 है। अच्छा अब ऐसा समझो कि अगर मान लो मैं इसको ए नॉट और ए के टर्म में ना लिखूं, मैं कहूं शुरुआत में कंसंट्रेशन थी लेट सपोज ए, और अब हो गई ए माइनस एक्स, अब कितनी हो गई ए माइनस एक्स, तो ये कितनी बन जाएगी एक्स बन जाएगी। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है, ए नॉट की वैल्यू बोलो, ए नॉट की वैल्यू है ए, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है ए माइनस एक्स। अगर मैं इसको इधर पुट करूं तो क्या लिखूंगा, ए माइनस एक्स बराबर के टी, बोलो भाई, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहां पे कर लेता अल्फा, तो यहां आता अल्फा, बोलो भाई, और यहां पे क्या आता, सही है। तो तुम यहां क्या लिखते, अगर इसको कैंसिल करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा के टी, बोलो भाई। इससे तुम क्या समझ सकते हो, इससे तुम ये समझ सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी, कम, लीनियरली, कि x बराबर क्या आ रहा है अल्फा के टी। तो अगर मैं x वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा आएगा, सही है।
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लीनियरली बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली घटेगी। तो अगर मैं प्रोडक्ट का बनाऊं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इधर लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इधर लिख दूं टाइम, तो तुम कहोगे शुरुआत में प्रोडक्ट 0 था, फिर उसके बाद लीनियरली बढ़ा, और एक समय आएगा जब रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। उसके बाद टाइम बढ़ाने से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी टाइम को क्या बोला जाएगा, टी कंप्लीशन। हो गया यहां तक? चलो एक क्वेश्चन देखो इसी पे। मान लो तुम्हें एक 0 ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ए गैस गिविंग 3B गैस, और तुम्हें बी का टाइम के साथ ग्राफ दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम। अगर वो तुम्हें नहीं बताता, क्या तुम तब भी पहचान लेते? क्योंकि ग्राफ तो 0 ऑर्डर का ही है। यहां पे बोला है बी की कंसंट्रेशन हो गई 6 मोलर, और इस जगह पे टाइम था 8 मिनट, टाइम मिनट में दिया है, और एक आगे और टाइम दिया है 12 मिनट। तुमसे पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 1 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी ए की? सही है, कितना होगा आंसर? 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल कॉमन सेंस से किया जा सकता है कि जब टाइम t = 8 मिनट हुआ होगा तब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी कि ये 6 बनाए है ना, इसका मतलब ये कितना रिएक्ट किया होगा? 2। बोलो भाई, क्योंकि 2 से ही तो 6 बनेगा, 1:3 का रेशियो है, तो इसका मतलब ये शुरुआत में कितना था? 2 था, तो आधे टाइम बाद कितना हो जाएगा? बस खत्म। तो अगर आप ग्राफ को प्रेडिक्ट करना सीख गए काइनेटिक्स में, तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देखो जरा। मान लो ए गैस गिविंग बी गैस प्लस सी गैस, ऐसे दिया हुआ है। शुरुआत में अगेन ए था, अब क्या हो गया? ए माइनस एक्स, ये बना एक्स और ये भी बना एक्स। अगर मैं पूछूं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे वो होता है कितना रिएक्ट किया, दैट इज एक्स, शुरुआत में कितना लिया था? ए। सही है। अगर मैं पूछूं परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो तुम बोलोगे x/a × 100।
ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? अब फर्स्ट ऑर्डर। ठीक। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ बताओ जरा। तुम बोलोगे के टी बराबर हो जाएगा एल एन, शुरुआत में कितना था? ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं दोनों साइड तो कोई समस्या? माइनस के टी बराबर माइनस माइनस अंदर ले जा रहा हूं तो ये रिवर्स हो जाएगा। इतना बोलो, सही है। अगर मैं यहां से एल एन हटाऊंगा तो ये पूरी चीज ई की पावर पे पहुंच जाएगी, तो मैं बोलूंगा ई रेस टू द पावर माइनस के टी बराबर ए माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है। अच्छा, ए का दोनों साइड अलग अलग डिवाइड दे दो तो क्या बन जाएगा? ई रेस टू द पावर माइनस के टी बराबर ए अपॉन ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए। क्या एक्स अपॉन ए ही क्या था? अल्फा। तो ई रेस टू द पावर माइनस के टी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से कभी बहुत अच्छा कंक्लूजन भी निकालेंगे। अच्छा, अगर मुझसे परसेंटेज पूछता तो मैं क्या बोलता? 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी इंटू 100। अगर अल्फा के टर्म में लिखनी होती, मतलब अब देखो, तब तक हम क्या मान रहे थे? यहाँ पे अल्फा मानते थे, अब यहाँ अल्फा मत मानना, क्योंकि अल्फा तो अब तुम एक चीज ले चुके हो क्या, तो तुम यहाँ पे कुछ भी म्यू मान लेना। तो म्यू मानोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, है ना। मतलब जो भी स्टोइचोमेट्री हुई वो यहाँ आ जाएगी। ठीक। अच्छा, तुम्हें टी हाफ याद है फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता था? 0.693 अपॉन के। और अभी जो हमने जेई एडवांस वाला सवाल किया था उसमें हमने टी 1/3 निकाला था। क्या वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था? नहीं, ना टी 1/3 कर रहा था, ना टी 1/2 कर रहा था। ध्यान से देखो, कोई भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई भी डिपेंड नहीं करता। तो ये कब आपके पास कंक्लूजन पहुंच गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुम चाहे कोई भी टाइम का फ्रैक्शन निकालो, वो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिख लो, एनी फ्रैक्शनल conversion of reactant into product does not depend upon concentration of reactant। कोई सी भी ले लो, इनिशियल या फाइनल, कहीं नहीं कर रहा डिपेंड। इनिशियल लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाकी सब एक्सप्रेशन में इनिशियल आती है। क्या तुम्हें याद है यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे कम होती थी? लीनियरली तो कम नहीं होती थी, कैसे होती थी? एक्सपोनेंशियली। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? एक्सपोनेंशियली। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो तुम कहोगे
यहां तक क्लियर है? चलें आगे। अब एक चीज फिर से समझो, फिर से जीरो ऑर्डर पे चलते हैं। मान लो एक रिएक्शन है अल्फा ए गिविंग बीटा पी, ठीक। अब ये जीरो ऑर्डर है, लिखते रहना जो जो मैं केस बोल रहा हूं, क्योंकि अगर उसने सिंबल चेंज करके आपको दे दिया तो काइनेटिक्स में बड़ा दुख पैदा हो जाता है। सिंबल चेंज करके जैसे ही क्वेश्चन आता है तो चीज वही होती है, बस समझने का तरीका अलग हो जाता है। देखो जैसे मान लो शुरुआत में ये ए था और ये शुरुआत में पी था, दोनों प्रेजेंट थे, ठीक। अब क्या हुआ, मान लो ये कुछ कम हुआ ए माइनस एक्स, क्या हो गया ये ए माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, तुम बोलोगे बीटा अपॉन अल्फा एक्स और पी पहले से था। तो कोई समस्या, पहले से पी था, यहां पे एक्स कम हुआ तो अल्फा कम होने से बनता है बीटा, तो वन कम होने से बनेगा बीटा अपॉन अल्फा, तो एक्स कम होने से बनेगा बीटा एक्स अपॉन अल्फा। यहां तो कोई समस्या, ठीक। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो फाइनल प्रेशर है पीटी, फाइनल प्रेशर ऑफ पी, वो कितना आ गया, यहां पे पी कर लो, तो फाइनल प्रेशर ऑफ बी कितना आ गया, या पी नॉट कर लो, अच्छे से देखें, बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस पी नॉट, ये बी नहीं है बीटा है, याद रखना। क्या तुम्हें एक्स की वैल्यू याद है कितनी आई थी जीरो ऑर्डर में, यही थी, मैं इसको वहां पुट कर दे रहा हूं, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा के टी अपॉन अल्फा प्लस पी नॉट, अल्फा से अल्फा, तो फाइनल प्रेशर बराबर हो गया इनिशियल प्लस बीटा के टी। एक बार जरा जीरो ऑर्डर में जाकर रेट लॉ देखो, प्रोडक्ट के टर्म में मैंने आपको डिराइव करवाया था, वो यही आया था, P माइनस पी नॉट बराबर बीटा के टी। और देखो यहां से प्रूफ हो रहा है कि फाइनल जो कंसंट्रेशन है बी की, वो टी पर कैसे डिपेंड कर रही है, लीनियरली, सही है। अगर पी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और अगर पी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो यहां हमने पी नॉट जीरो नहीं माना है, कुछ लिया है तो ग्राफ ऐसा जाएगा, पर चेंज कैसा होगा, लीनियरली ही चेंज होगा। और याद रखना ये प्रेशर नहीं है, मैंने पी मान लिया तो आप प्रेशर समझ लो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है बी की और फाइनल कंसंट्रेशन पी बी हो गई। सारे टर्म्स के मतलब अच्छे से लिख लेना। चलें आगे। तो क्या मुझे इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर में बता सकते हो, अब की बार ये सेम चीज मैं फर्स्ट ऑर्डर में मान लेता हूं। एक रिएक्शन पकड़ते हैं, अल्फा ए गिविंग बीटा
कुछ और मान लेना, पी की जगह सी मान लेते हैं, बीटा सी। हाँ फर्स्ट ऑर्डर। अब की बार रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। शुरुआत में मैंने माना ये था ए में से हुआ कुछ कम x, सही है। ये कितना बनेगा, ये शुरुआत में मान लो था b प्रेजेंट, है ना। अब ये बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फा b, बीटा अपॉन अल्फा x, सॉरी, बीटा अपॉन अल्फा x प्लस b हो जाएगा अब ये, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ कैसे निकालते थे, हम बोलते थे ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर kt। ठीक है। अब यहां पे भी x की वैल्यू निकालो। देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये चीज उधर जाएगी, पहले इसको रिवर्स कर लें, वही माइनस लगा के जैसे भी पहले किया था। तो ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन ए बराबर माइनस के टी। ई पे पावर पे पहुंचा दो, ये हो जाएगा, ये a अपॉन ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए बराबर ई रेस टू द पावर माइनस के टी। एक्स अपॉन ए को उधर कर दो और इसको उधर ले आओ, तो हो जाएगा x अपॉन ए बराबर, देखते रहना कहीं गड़बड़ हो तो बता देना। हाँ मैंने स्टोइशियोमेट्री वैसे रखी नहीं है, अल्फा के टर्म में लिखना चाहो तो यहाँ अल्फा कर लो, अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस ए ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा के टी, इतना सही है। और तुमसे फाइनल कंसंट्रेशन पूछी जाए अगर सी की, तो क्या हो जाएगी, तुम बोलोगे फाइनल कंसंट्रेशन सी की हो जाएगी ये बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज बी। एक्स की वैल्यू पुट करो, ए कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा के टी प्लस बी। क्या यहां से तुम्हें दिख गया कि टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज हो रही है, एक्सपोनेंशियली। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ये बहुत घटिया सा लगने लगा अभी, अब इसको थोड़ा नीट लेवल पे लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे साहब, अल्फा और बीटा दोनों को 1 मान लो, मतलब रिएक्शन हमारी सुंदर हो गई। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब ए गिविंग सी, सही है, ठीक। और शुरुआत में सी की कंसंट्रेशन मान लो 0, तो शुरुआत में सी की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो बी बराबर क्या हो गया 0। अब लिखो, तो फाइनल कंसंट्रेशन आ गई सी की ए माइनस ए ई रेस टू द पावर माइनस ठीक है।
अब अगर मैं इसमें टाइम t बराबर 0 रख दूं और एक बार टाइम t बराबर इनफाइनाइट रख दूं, तो बताओ क्या होगा? रखो टाइम t बराबर 0, तो टाइम t बराबर 0 रखते ही e पे पावर 0 क्या हो गया? 1, a माइनस ए, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ c क्या आ गई? बोलो भाई, ठीक है। और वो 0 होनी भी चाहिए थी क्योंकि हम मान चुके थे। सही है, इसमें कुछ हमने बढ़िया बात नहीं करी। लेकिन अगर मैं टाइम t बराबर इनफाइनाइट कर दूं, अब बताओ। क्या इनफाइनाइट रखने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा? तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? और वो आनी भी चाहिए थी। मतलब क्या है कि रिएक्शन पूरी की पूरी खत्म हो गई, मतलब जितना a था अब उतना ही क्या बन गया है? c। तो कंसेंट्रेशन क्या आ गई आपकी? c की a के बराबर। बोलो भाई। और ये देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है पर ये a माइनस एक्सपोनेंशियल है, या ऐसे बोलो c बराबर a 1 माइनस ई रेस टू दावर kt है ना। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखो, शुरुआत में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना था? 0, और उसके बाद कैसे बढ़ा? यूं करके, और एक टाइम बाद वो यहां पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तुम बोलोगे कहां टच करेगा? कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट के टर्म्स में भी रेट लॉ बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब तुम्हारे जेई या नीट में कोई एक्सप्रेशन आए तो उसमें सिंबल अलग अलग हो। मैंने तो काफी बेहुदा सिंबल ले लिए, पर वो थोड़े अच्छे से सिंबल देगा जिसमें आपको बढ़िया से डिफरेंशिएट होगा, पर केस यही बनेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं dp ओवर dt बताओ, मतलब dp ओवर dt वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। dp ओवर dt वर्सेस कंसंट्रेशन। उसके लिए एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा आपको। तो प्रोडक्ट यहां पे कौन है हमारा? डी है ना। बताओ, सब कुछ है तुम्हारे पास।
देखो ये क्या फाइनल कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, और इनिशियल क्या थी, बी। बोलो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा बीटा और अल्फा को 1 1 मान लो, बचेगा ए 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा के टी, अल्फा मान लिया तो माइनस के टी। बोलो भाई, अब और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, टाइम। ये क्या आ गया आपका dp बाई dt। और अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो क्या a के साथ लीनियर फंक्शन है, यही तो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बस खत्म हो गया। हो गया ये, इस तरीके से भी चीज़ों को सोचा जा सकता है। हालांकि ये बहुत टफ पोर्शन में काउंट होंगी अगर ये आई तो, पर यही में आ चुकी, ठीक है। तो कुछ नहीं देर लगी, 4 ग्राफ बना के दे देगा। हो सकता है ये ग्राफ ना पता हो तुमको, लेकिन जो 3 ग्राफ दे वो इजी दे और वो गलत दे दे, है ना। तो ऑड वन आउट करके भी हो सकता है तुमसे सवाल पूछा जाए, और ऐसे भी पूछा जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्डर से रिलेटेड सारी बातें खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और कुछ टाइट्रेशंस सिलेबस में ऐड हुई हैं, जैसे H2O2 की MnO4 के साथ, और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की टाइट्रेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो, ये करके फिर हम लोग पहुंच जाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। 2 क्लास उसमें लगेगी, तो मुश्किल से 3 क्लास का चैप्टर बचा है, कंप्लीट हो जाए, ठीक है।